जय हिंद फ्रेंड्स। यही जैसे हमने पार्ट 4 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि आपका जो गवर्नेंस सिस्टम है इन डेमोक्रेटिक कंट्री, तो ये दोनों हमने देख ली थी कि पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम क्या होता है और आपका प्रेसिडेंशियल क्या होता है। अब यहाँ से हम आज जो बात करने वाले हैं बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट्स क्या होती है, केंद्र सरकार क्या है, राज्य सरकार क्या होती है, ठीक, लोकल गवर्नमेंट्स क्या है। तो इनको अलग अलग स्मॉल पार्ट्स में हम इसको पढ़ लेंगे। तो आज मैं पहले बताने वाला हूँ बच्चों आपको सेंट्रल गवर्नमेंट्स किसके बारे में, केंद्र सरकार के बारे में, और आज बात होगी केवल भारत की सरकार के बारे में। ठीक है, चलो। तो बात हो रही है किस पे बच्चों, तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे कि भारत सरकार का जो केंद्र सरकार है, ठीक है। तो एक तो रेफरेंस कहाँ का है सर, भारत का है। किसके बारे में बात हो रही है, केंद्र सरकार के बारे में, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों, तो हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली, अगर आप मैं यहाँ पे केंद्र सरकार हटा के केवल ये पूछूं आपसे कि गवर्नमेंट के कितने पिलर होते हैं, तो आपको याद होगा बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था कि गवर्नमेंट मूल रूप से उसके 4 स्तंभ होते हैं। एक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, जिसमें विधायिका काम कानून बनाना, कार्यपालिका का उसको लागू करना और न्यायपालिका कानून की रक्षा करना था। मीडिया गवर्नमेंट का चौथा और अस्थायी पिलर होता है, जिसका काम है भारत सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं या नीतियां बनाई जाती हैं उन सब की जानकारी भारत की जनता तक पहुंचाना, और भारत की जनता अपनी सरकार से क्या डिमांड करती है या जनता की राय क्या है उसको कहाँ पहुंचा देती है, गवर्नमेंट के पास में। तो इस तरह से मीडिया मीडिएटर का काम करती है। तो आज हम बात करने वाले हैं केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के बारे में। तो सरकार का जो गठन होता है तो उसमें जनरल कितने पिलर होते हैं, तो मूल रूप से 4 पिलर होते हैं। तो एक होता है सर लेजिस्लेटिव, जिसको कहा जाता है विधायिका, एक तो ये है, ठीक। फिर एक पिलर हम बात करते हैं बच्चों, जो इसका दूसरा पिलर होता है, यहां हम उसकी बात करेंगे। तो दूसरा जो इसका पिलर है उसका नाम होता है एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका, एक हमारे पास में ये होता है। देन उसके पास में एक हमारे पास जो पिलर होता है बच्चों, तो एक पिलर होता है हमारे पास में जुडिशरी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं न्यायपालिका। जुडिशरी, न्यायपालिका, ये बच्चों ये तो हो गए हमारे 3 पिलर, ठीक है। एक पिलर और हमारे पास में गवर्नमेंट का होता है, यदि उसको मैं इस कलर से दिखाना चाहूँ, रेड कलर से, इसको येलो कलर से ले लेते हैं। तो एक पिलर हमारे पास में होता है मीडिया, यानी कि पत्रकारिता, ठीक है। इस तरह से कितने पिलर होते हैं, 4 पिलर होते हैं। चलो, आई होप आपको ये बात ऑलरेडी पहले भी आप पढ़ चुके हैं। अगर आप सीरीज़ से स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये बात मालूम होगी। यदि आपको नहीं पता, अगर सीरीज़ से भी आपने अगर स्टडी नहीं की है, तो जनरली आप ये जान लो, हमारा जो टॉपिक है केवल अभी आज हम कहाँ से बात करने वाले हैं, केंद्र सरकार से, ठीक है। तो सरकार के 4 पिलर होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। तो एक एक पिलर क्या है उस पर आज हम बात करेंगे। नंबर 1 देखो बच्चों, अगर मैं बात करूँ किस पे, विधायिका पे, कि सर विधायिका होती क्या है, केंद्र सरकार की बात चल रही है। तो पहला तो मैं आपको यही समझाता हूं कि जो विधायिका है, यदि केंद्र सरकार की विधायिका हमसे पूछी जाए, तो केंद्र सरकार की जो विधायिका है वो होती है पार्लियामेंट, यानी कि संसद। पार्लियामेंट, संसद, यानी कि सर संसद को ही कहा जाता है केंद्र सरकार की विधायिका। क्या ये बात समझ जाएंगे आप यहाँ पे। और संसद का जो उल्लेख है अनुच्छेद आर्टिकल 79 में है। अगर आपसे यह सवाल आ जाए कि भारत की संसद के गठन या भारत की संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 79 में। फिर एक क्वेश्चन हमसे यह आता है
कि सर जो विधायिका है इसका कार्य क्या होता है, क्योंकि जो कार्य विधायिका का होगा वही काम किसका मान लेंगे, पार्लियामेंट का। तो इसका काम होता है सर कानून बनाना, कानून बनाना। तो ये काम होता है विधायिका का। और केंद्र सरकार की विधायिका किसको कहते हैं, पार्लियामेंट यानी कि संसद को कहते हैं। ठीक, अगर हम पार्लियामेंट या संसद को विधायिका कहते हैं तो आप संसद समझ लेते हैं बच्चों कि पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट यानी कि संसद। ठीक है, मैं ये बता ही चुका हूँ ऑलरेडी कि इसका गठन कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 79 में। तो अनुच्छेद 79 में जो पार्लियामेंट का गठन है, तो संसद के 3 अंग और 2 सदन होते हैं। अब ये कौन कौन से इसके अंग हैं अगर इन पे बात किया जाए, तो एक तो होता है अपर हाउस। क्या होता है बच्चों, अपर हाउस। अपर हाउस को हिंदी में कहेंगे हम उच्च सदन। ठीक, तो संसद के 3 अंग होते हैं और 2 सदन होते हैं। तो एक तो होता है इसका सदन जिसका नाम है राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक, एक बात ये समझ लेना, एक इसका जो सदन होता है बच्चों, अंग अगर बात करूं, सदन की बात करूं, तो सदन होता है लोकसभा। सदन क्या है, सदन है लोकसभा। तो ये हो गए 2 सदन। अगर आपसे पूछा जाए संसद के कितने सदन हैं, तो संसद के 2 सदन हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, राइट। अंग अगर आपसे पूछे तो अंग 3 होते हैं। तीसरा जो अंग होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ठीक, तो यहां आपने सीखा कि सर सरकार के 3 मूल स्तंभ होते हैं, चौथा मीडिया था। फिर उनमें भी जो पहला स्तंभ विधायिका है, तो विधायिका का काम कानून बनाना, और केंद्र सरकार की विधायिका संसद को कहते हैं, जिसके गठन का उल्लेख अनुच्छेद 79 में। संसद के 3 अंग होते हैं और 2 सदन होते हैं, एक सदन राज्यसभा है और एक सदन लोकसभा है। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? चलो अब समझते हैं हम राज्यसभा के बारे में। देखो बच्चों, तो राज्यसभा क्या है, ये संसद का जो राज्यसभा है इसको हम संसद का अपर हाउस यानी कि उच्च सदन कहते हैं। हालांकि ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा गया कि राज्यसभा उच्च सदन होती है और लोकसभा निम्न होती है, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन ऐसा प्रचलन में इसको कहा जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो राज्यसभा क्या है, ये अपर हाउस है, अपर हाउस। अपर हाउस को हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों? तो अपर हाउस को हिंदी में कहा जाता है इसे उच्च सदन, उच्च सदन। तो एक सदन तो हो गया उच्च सदन, ठीक है, ये बात जान लेना। अब राज्यसभा का जो ये उच्च सदन है, इसके अगर आपसे पूछे जाएं सदस्य कितने होते हैं इसमें, तो बच्चों राज्यसभा में अगर मैं सदस्यों की बात करूं, प्रेजेंट में कितने सदस्य हैं, ठीक है, तो वर्तमान में जो सदस्य हैं 245 हैं, इतना। हाँ, अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम 250 हो सकते हैं, लेकिन अभी कितना है, 245 हैं। एक सवाल आता है कि सर राज्यसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए, तो जो आर्टिकल है तो अनुच्छेद 80 में है। तो राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में, राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, लिखा हुआ नहीं है। और यदि हम बात करेंगे राज्यसभा या उच्च सदन में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 245। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 250, लेकिन अभी कितने हैं, 245 है। ठीक, अब ये जो 245 सदस्य हैं इनका चुनाव कौन करता है, अर्थात यहाँ से ये भी पता चलेगा कि राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है इन सदस्यों को कौन चुनता है। ठीक है, तो ये बात जान लेंगे यहाँ से हम एक। देखो यहाँ पे मैं आपको 2 एरो बता रहा हूँ, ये 2 एरो लगाए हैं, इनका मीनिंग जानते हैं। जो फर्स्ट एरो है इस पे मैं समझा रहा हूँ कि भाई इन सदस्यों का इलेक्शन कौन करता है। ऐसा समझो, आप जानते होंगे राज्यों की जो विधानसभा होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव
असेंबली। स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, इसको हिंदी में कहा जाता है बच्चों राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा, ये बात जान लो। राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, इनके सदस्यों को जो कहा जाता है बच्चों, तो उनको कहते हैं हम एमएलए कहा जाता है, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एम का मतलब है मेंबर, एल का मतलब है ये लेजिस्लेटिव, ए का मतलब है असेंबली, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो राज्य विधानसभा के सदस्य। अब जैसे मान लो भारत में अगर मैं बात करूं सर, टोटल जो राज्य हैं 28 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूटी मतलब है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। तो इन 28 के 28 राज्यों में विधानसभा है, यानी कि 28 के 28 राज्यों में एमएलए होते हैं। ये जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन 8 में से एक तो जम्मू कश्मीर, एक दिल्ली और एक पौंडीचेरी। केवल बच्चों ये 3 ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पौंडीचेरी, 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है। इसका मतलब है कि 28 राज्य प्लस 3 यूटी, इन राज्यों में है विधानसभा। अर्थात यहाँ पर अगर ये सदन है विधानसभा, तो जितने भी राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, तो उन राज्यों के विधानसभा के सदस्य चुनाव करते हैं किसका? राज्यसभा के सदस्यों का। और इसको थोड़ा सा डीप जानो। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ इस बात को इससे समझो, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो बच्चों कि ये हमारा है भारत, प्यारा भारत। ठीक है, इसको प्यारा भारत माने। सर हमारे यहाँ पे ये जो जगह है, इसको उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूँ भाई बच्चों, ये है यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। तो यूपी से कितने सदस्य राज्यसभा में चुनकर जाते हैं, तो ये सीटें डिसाइड की जाती है जनसंख्या के आधार पे। किसके आधार पे? जनसंख्या के आधार पर। जब जनगणना होती है, जैसे लास्ट जनगणना कब हुई थी सर? लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी। तो जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग बनाया जाता है। परिसीमन आयोग किसका गठन किया जाता है? परिसीमन आयोग। जब भी जनगणना हो, तो 2011 का नहीं, मैं कह रहा हूं जब भी जनगणना होती है तो उस जनगणना के बाद में एक आयोग बनाया जाता है जिसका नाम होता है परिसीमन आयोग। और यही परिसीमन आयोग डिसाइड करता है भाई किस राज्य की कितनी जनसंख्या है, तो उसके आधार पर कितने सदस्य राज्य की जो राज्यसभा उसमें चुनकर आने चाहिए। तो जैसे यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो यूपी से राज्यसभा में जो सीटें चुनकर या सदस्य चुनकर आते हैं, तो वो 31 सदस्य चुनकर आते हैं, 31। क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं आपसे पूछूं कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कितना सीटें हैं, तो 31 है। कितना सीट? 31। और महाराष्ट्र से बच्चों कितना सीटें हैं? तो महाराष्ट्र से सीटें हैं, जैसे मान लो कि यूपी से सबसे ज़्यादा है, उस दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, 19 सीटें हैं महाराष्ट्र से। तमिलनाडु से 18 सीटें हैं। तमिलनाडु से कितना सीट हैं? 18 सीट हैं। बिहार से 16, बिहार और पश्चिम बंगाल से 16 सीटें। बिहार और पश्चिम बंगाल मान लो कितना सीटें हैं? 16 सीटें हैं। तो इस तरह से क्या है, ये जो सीटें आपका डिवाइड की गई हैं हर एक राज्य से। क्या ये बात समझेंगे आप? मैं अभी राज्यसभा नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल आपने ये समझा कि सर हर एक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर सीटें दी जाती हैं। और ये सीटें कैसे तय होती हैं? तो सर जैसे लास्ट जनगणना 2011 में हुई है, तो ये मैं जनगणना 2011 की नहीं कर रहा हूँ, मैं उदाहरण सबसे बता रहा हूँ कि सर जब भी जनगणना होती है तो उसके बाद में एक परिसीमन आयोग बनाया जाता है, उसी के द्वारा डिसाइड होती है, परिसीमन आयोग के द्वारा उस राज्य की जनसंख्या कितनी है, उसी आधार पर उस राज्यों को सीटें दी जाती हैं। अब जैसे मान लो आपने सीखा कि सर राज्यसभा में यूपी से कितने लोग चुनकर आएंगे, तो यूपी से 31 एमपी चुनकर आएंगे, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों को एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब ये 31 जो सीटें हैं, इतने जो सदस्य हैं, इन सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? तो अब मान लो यूपी के 31 सीटें यूपी से आती हैं, तो यूपी के अंदर जो विधानसभा होगी, तो उन विधानसभा के सदस्यों को हम एमएलए बोलते हैं। तो जैसे यूपी में जो विधानसभा सदस्य हैं वो 403 हैं। कितना सीटें हैं? 403।
तो ये 403 लोग ही वोट डालेंगे इन 31 सदस्यों को चुनने के लिए। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि सर हमने यहाँ पे यह सीखा कि यहाँ से बात करेंगे जनरली। एक बार वापस स्टार्टिंग से देखो, सरकार, केंद्र सरकार पे बात चल रही, तो पहले सरकार समझते हैं। सरकार के कितने पिलर होते हैं? 4, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। ठीक है बच्चों। फिर हम विधायिका की यदि बात करें तो केंद्र सरकार की विधायिका किसको कहा जाता है? केंद्र सरकार की विधायिका सर कहते हैं पार्लियामेंट, संसद को, जिसके गठन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 79 में। ये ठीक है। दूसरा, संसद का या कार्यपाल विधायिका का काम होता है सर कानून का निर्माण करना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो पार्लियामेंट, जो संसद है, तो संसद के सर 3 अंग और 2 सदन होते हैं, जिसका एक सदन है राज्यसभा। और राज्यसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 में है। सर राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ऐसा संविधान में लिखा नहीं गया है, मगर राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 245 हैं, जिनमें से अभी 245 में से भी 6 सीट खाली हैं, रिक्त हैं। कितना सीटें? 6 सीट अभी क्या है? रिक्त हैं। 6 सीट रिक्त चल रही हैं अभी। तो इसका मतलब है कि टोटल सीट अभी कितना होंगी? 239 सीटों पर अभी इतने सदस्य हैं, जिसमें से 110 सीटें बीजेपी की समझ लीजिए, जो बहुमत में सरकार बनी है। ठीक, लगभग कुछ ऐसे करके। चलो आगे समझते हैं, अभी हम ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे। तो राज्यसभा के बारे में ये बात हो गई। फिर मैंने कहा भाई राज्यसभा सदस्यों चुनाव करता कौन है, इन्हें वोट कौन डालता है? तो आपने सीखा इन लोगों को जो वोट डालता है तो राज्य विधानसभा के सदस्य डालते हैं। कैसे? सर हर एक राज्य को अलग अलग, जैसे भारत में 28 राज्य हैं, तो हर एक राज्य में विधानसभा है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उनमें से केवल 3 में आपका विधानसभा है। जम्मू कश्मीर में है, अभी जम्मू कश्मीर की बनाई जाएगी तो सदस्य नहीं है। दिल्ली में है, और कहाँ पर है? पौंडीचेरी में है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट जान लेंगे। 28 राज्यों में तो है ही विधानसभा, 3 केंद्र शासित में हो गई, तो इतने राज्यों में विधानसभाएं, उदाहरण के तौर पे यूपी ले लिया हमने। तो यूपी की विधानसभा, यूपी से राज्यसभा में 31 सीटें हैं। मतलब क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य चुनकर आते हैं? तो 31 सदस्य चुनकर आते हैं। तो ये 31 सदस्य जो होंगे, इनको वोट कौन देगा, ये हम बात कर रहे थे। तो इनको जो वोट डालते हैं, तो बच्चों ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाया था कि जैसे यूपी से कितने सदस्य चुनकर आएंगे? 31। तो इन सीटों पर जो वोट डालेंगे जब इनका चुनाव होगा, तो यूपी के जो विधानसभा सदस्य हैं, तो यूपी में विधानसभा सीटें कितनी है? 403। तो यही लोग वोट डालकर भेजेंगे सदस्यों को, कहाँ पर? राज्यसभा में। इसीलिए राज्यसभा को राज्यों का सदन भी कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? राज्यों का सदन। तो राज्यसभा क्या है? एक तरह से बच्चों ये उच्च सदन भी है, ये राज्यों का सदन भी है, राज्यों का सदन। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। क्या ये बात समझ में आई यहां तक? तो यहां तो लिख सकते हैं आप इलेक्शन, यानी कि चुनाव। ये हो गया चुनाव। तो चुनाव किसने किया है उनका? ये चीज़ जब आप सोचो, राज्यसभा सदस्यों को जब चुना था राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों ने, तो इसका मतलब है फिर ये लोगों से सवाल कौन पूछेगा? ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? रेस्पॉन्सिबल किसके प्रति होंगे? उत्तरदायी। उत्तरदायी लिख लेना अपने आप, ठीक है ऐसे। तो फिलहाल आपको एक बात तो ये समझ में आ गई यहाँ तक। उसके बाद में हमारे पास में जो दूसरा सदन है वो कौन सा है बच्चों? वो है लोकसभा। ठीक, अब लोकसभा जो है बच्चों, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? अगर मैं ये बात करूं तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 81 में। कौन से आर्टिकल में है? 81। तो याद रख लेंगे, यहाँ से एक सीरीज होगी। कैसा सीरीज होगी सर? सर संसद का 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, 81। ठीक, जब राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं तो लोकसभा को इसी वजह से कहा जाता है बच्चों, इसे लोअर हाउस, निम्न सदन। इसको क्या कहा जाता है? निम्न सदन, लोअर हाउस, छोटा सदन कहते हैं। हाँ, ये सर उच्च सदन क्यों कहा जाता है या इसको निम्न सदन क्यों कहते हैं? इसको निम्न सदन भी कहते हैं, इसको हम अस्थायी सदन भी कहते हैं, अस्थायी सदन। इसको हम जनता का सदन भी कहते हैं।
जनता का सदन क्यों कहते हैं ये भी जान लो। इसको निम्न सदन लोकसभा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा हर 5 वर्ष में क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है, अर्थात लोकसभा का कार्यकाल ही 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है क्योंकि इसका 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं और एक चयन सिस्टम के माध्यम से नए सदस्य आते रहते हैं। ये बात अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप एक उदाहरण से समझो। आप समझो, मान लो ये कोई स्कूल है या क्लासरूम है आपका, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, उदाहरण के तौर पर लगभग मान लेते हैं जी 12 सीट होगी, ठीक है। चलो ये 12 सीट होगी, यहाँ पे कोई टीचर पढ़ा रहा है आपको। अब मान लेते हैं कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पर जो बच्चा बैठा उसकी जॉब लग गई, वो चला जाता है, ठीक है। तो हम मान लो कि यहाँ पर जो क्लास चल रही है तो ये क्लास कंटिन्यूसली चलती रहती है, ठीक है। ये क्लास कंटिन्यूसली चलती रहती है। अगर इस बच्चे की जॉब लगी तो ये गया, तो इसकी जगह पे नया बच्चा आ जाएगा, लेकिन ये बैच कभी समाप्त नहीं होगा। यहाँ का जो बच्चा था इसकी जगह पे नए बच्चे को एडमिशन दे दिया जाएगा। इसी तरह से राज्यसभा के टोटल सदस्यों को कितने परसेंट मान लेते हैं, 100%। तो इन 100% में से कार्यकाल इस तरह से इनको हमने चुना है ताकि एक सिस्टम बन जाए कि 1/3 सदस्य 33%, इतने परसेंट जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के, इनका कार्यकाल जैसे मान लो इस तरह से होता है कि कुछ मान लो उदाहरण के तौर पे 2010, 2012 एंड 2014 एंड 2016 एंड 2018 उदाहरण के तौर पे मान लो यहाँ पे हमने सदस्यों को चुना, 10 सदस्य चुने, तो इनका कार्यकाल, तो राज्यसभा सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल कितने दिन का, 6 वर्ष का होता है। तो ये इसका मतलब है कि ये जो 10 सदस्य इनका कार्यकाल कब पूरा हो जाएगा, सर 2016 में। क्या ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे जो हमने 2012 में भी मान लो 10 सदस्य चुने, इनका कार्यकाल कब पूरा हो जाएगा, 2018 में। जो सदस्य हमने यहाँ चुने मान लो 10 सदस्य, इनका कार्यकाल कब पूरा होगा, 2020 में पूरा हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि अब यहाँ से सुनो, जिन सदस्यों को आपने 2010 में चुना था उनका कार्यकाल पूरा हो गया कब, 16 में पूरा हो गया। तो 16 में केवल इतने ही यानी कि 33% ही सदस्य चुने जाएंगे नए, यानी कि ये चले जाएंगे और इनकी जगह पे नए सदस्य आ जाएंगे। तो ये जो चयन सिस्टम देखो 2010 में और 12 के बीच में 2 वर्ष का गैप, यहाँ पर 2 वर्ष का गैप, यहाँ पर भी 2 वर्ष का, इस तरह से प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण होता रहता है 1/3 का, और उनकी जगह पे नए सदस्य चुने जाते रहते हैं और इस तरह से ये कार्यकाल चलता रहता है। इसी वजह से राज्यसभा को कहा जाता है स्थायी सदन, और लोकसभा का क्या होता है, एक ही बार में पूरी लोकसभा एक साथ में प्रति 5 वर्ष में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसीलिए लोकसभा को क्या कहा जाता है बच्चों, निम्न सदन। तो आपको निम्न सदन भी समझ में आ गया। फिर मैंने कहा था कि सर राज्यसभा को क्या कहा जाता है, तो उच्च हाउस भी कह देंगे, तो फिर इसको आप स्थायी सदन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्थायी सदन, क्योंकि ये कभी समाप्त नहीं होती, स्थायी सदन भी होगा इसके लिए एक शब्द। राज्यों का सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्यों को चुनाव किसके द्वारा होता है, राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। अब आते हैं लोकसभा पे। तो लोकसभा को निम्न सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रति 5 वर्ष में क्या होता है, ये भंग हो जाती है, खत्म, इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अस्थायी सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रति 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है। जनता का सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे लोकसभा के जो सदस्य हैं, पहले तथ्य ये जान लो कितने सदस्य हैं लोकसभा में, तो वर्तमान की अगर मैं बात करूँगा तो 545 सदस्य हैं, 545 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। क्या बात समझ जाएंगे यहाँ पे। अब ये जो सदस्य हैं, इन सदस्यों का चुनाव कौन करता है, अगर मैं इसकी बात करूँ, इन सदस्यों का चुनाव, ठीक। तो इन सदस्यों को कौन लोग वोट डालेंगे, ये अगर हम सीखना चाहें तो बच्चों भारत की जनता। कौन वोट करेगी इन्हें, सर इन्हें वोट करेगी भारत की जनता, ठीक है। तो भारत की जनता क्या करती है, इनको वोट डालती है। ये हमने मान लेते हैं इसको लाइक दैट इज। तो इसका मतलब है कि इनका जो चुनाव है, ठीक, तो इनका चुनाव किसने किया, भारत की जनता ने। तो ये सदस्य किसको जवाबदेही होंगे, किसके प्रति उत्तरदायी हैं, तो ये उत्तरदायी भी होंगे भारत की जनता के प्रति। उत्तरदायी का क्या कॉन्सेप्ट है सर, ये
बच्चों उत्तरदायी का मतलब ये है कि इनसे सवाल कौन पूछेगा, भी हमने आपको चुनकर भेजा है लोकसभा में, तो भारत की जनता इनसे सवाल पूछेगी। तो ये किसके प्रति जवाबदेही है? भारत की जनता के प्रति, राइट। तो इसीलिए क्योंकि इनका चुनाव जनता के द्वारा होता है, तो इसीलिए इसको कह दिया गया जनता का सदन। अब एक कॉन्सेप्ट और सीखो, जिस भी चुनाव में भारत की जनता वोट डालती है, जिस भी चुनाव में भारत की जनता वोट डालती है बच्चों, उन सभी चुनावों को, जिस भी चुनाव में भारत की जनता वोट डालेगी, वो सभी के सभी चुनाव कैसे कहलाते हैं? प्रत्यक्ष। कैसे कहलाते हैं? तो इसका मतलब है, अगर मैं आपसे पूछूं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट, तो आप बोलेंगे डायरेक्ट चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, क्योंकि ये चुनाव किसके द्वारा हो रहा है? भारत की जनता के द्वारा। और यदि मैं आपसे पूछूं कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसा है, तो सर ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष। क्यों? क्योंकि बच्चों इनका चुनाव डायरेक्ट भारत की जनता के द्वारा नहीं हुआ। तो जिस भी चुनाव में भारत की जनता खुद वोट डालती है, उन सभी चुनाव को कहा जाता है क्या? डायरेक्ट चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव। और जिसमें भारत की जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती, उनको कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? अब बात करेंगे राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है। देखो बच्चों, राष्ट्रपति को कौन कौन लोग वोट डालते हैं, यदि हम इस पॉइंट पे यदि बात करें, तो पहला पॉइंट तो यहाँ से सीखना है आपने कि ये जो राज्यसभा के सदस्य हैं, ये क्या करते हैं? राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। लोकसभा के ये सदस्य भी राष्ट्रपति को वोट डालते हैं, ठीक। और साथ साथ में जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, राज्यों की विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं, ये भी राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। लेकिन सर अगर मैं पूछूं क्या भारत की जनता राष्ट्रपति को वोट डालती है, तो इस पर आप क्या लगा देंगे? क्रॉस का साइन, क्योंकि भारत की जनता राष्ट्रपति को वोट नहीं डालती। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट डालते हैं? सुनो, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य। लेकिन क्या सभी सदस्य डालते हैं? तो सब नहीं डालते हैं, केवल निर्वाचित। कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति को वोट डालेंगे, यहां के भी निर्वाचित। कल एसएससी जीडी के पेपर में भी यहां से क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन वोट डालता है, तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित। अब ये निर्वाचित क्या होते हैं या मनोनीत क्या होते हैं? तो बच्चों जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, लोकसभा में 2 को करता था, अब ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। विधानसभाओं में भी 1 सदस्य मनोनीत होता था, उसको भी हटा दिया गया है। तो फिलहाल केवल फिर भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव होता है। तो इसका मतलब जिस चुनाव में जनता वोट नहीं डालती, तो उस चुनाव को कैसा बोलेंगे? अप्रत्यक्ष। इसका मतलब राष्ट्रपति का चुनाव भी कैसा हुआ? इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। क्या ये बात समझेंगे यहाँ पे? तो अब आपसे मैं पूछूं यहाँ से कुछ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आ सकते हैं पार्लियामेंट के बारे में। तो संसद क्या है बच्चों? देखो, तो संसद के अगर आपसे पूछे जाए सदन कितने हैं, तो अगर आपसे सदन पूछे तो सदनों की संख्या है सर 2। आपसे पूछा जाए संसद के कितने अंग हैं, तो सर अंग पूछेगा तो 3 हैं। कौन कौन से हैं? राज्यसभा, लोकसभा प्लस राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछे संसद का राष्ट्रपति कैसा अंग है, राष्ट्रपति, मान लो राष्ट्रपति लिखा है मैंने, ये आर सर्कल मतलब राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अभिन्न, ये अभिन्न अंग है। इसका क्या मतलब है, ये बात जान लो। अभिन्न अंग का मतलब है, जैसे आर्टिकल 370 पढ़ा होगा, उसके माध्यम से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है, लेकिन अब हमने उसे हटा दिया है। उसी प्रकार से बच्चों राष्ट्रपति जो है, हम कभी इस पद को बाहर से समाप्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कह दिया कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। यदि कोई कहने लग जाए सर राष्ट्रपति का तो कोई खास काम होता नहीं, इसे हटा दिया जाए, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है और इसके पद को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो केंद्र सरकार में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, तो सर केंद्र सरकार में, सरकार के तो वैसे 3 स्तंभ होते हैं, तो उसमें का एक स्तंभ है विधायिका, और केंद्र सरकार की जो विधायिका है वो संसद को कहा जाता है। संसद के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 69 में किया गया है, 79 में, और इसका काम होता है कानून बनाना। संसद के सर 2 सदन 3 अंग होते हैं और राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ये पढ़ लिया। फिर आपने सीखा सर संसद मिलकर बनती है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से, जिसमें संसद का उल्लेख 79, राज्यसभा का 80, लोकसभा का 81वें अनुच्छेद में है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, जबकि लिखा नहीं गया है। राज्यसभा संसद का राज्यों का सदन कहा जाता है, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत की जनता के द्वारा न होकर राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा
होता है। और यदि भारत में वर्तमान में बात करें तो 31 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभाएं हैं, जिसमें से 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पौंडीचेरी। अब यहां से कैसे होता है सर, जैसे यूपी में राज्यसभा से 31 सदस्य चुनकर जाते हैं, महाराष्ट्र से 19 सदस्य, तमिलनाडु से 18, बिहार से 16, पश्चिम बंगाल से भी 16 जाते हैं, कर्नाटक से 12 जाते हैं, आंध्र प्रदेश से 11, गुजरात से 11, मध्य प्रदेश से 11, ओडिशा से 10, राजस्थान से 10, केरल से 9, असम से 7, पंजाब से 7 जाते हैं, तेलंगाना से 7 जाते हैं, झारखंड से 6 जाते हैं, छत्तीसगढ़ से 5 जाते हैं, हरियाणा से 5 जाते हैं, ठीक, जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य जाते हैं, हिमाचल प्रदेश से 3, उत्तराखंड से 3 जाते हैं। बाकी जितने भी राज्य बचे होंगे, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड टाइप के, इन सब में कितने कितने जाते हैं, 3। और केंद्र शासित प्रदेशों की यदि मैं बात कर लूँ तो इन केंद्र शासित प्रदेशों में से राज्यसभा में कितना सीटें हैं, तो राज्यसभा में दिल्ली से जो सीटें हैं बच्चों, तो दिल्ली से केवल 3 सीटें हैं, पौंडीचेरी से 1 सीट है। तो फिलहाल ये है। तो ये ग्राफ हमने सीखा किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में। राष्ट्रपति की बात कर लें तो राष्ट्रपति को वोट कौन कौन डालता है, तो राज्यसभा के सदस्य वो भी निर्वाचित, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। यदि लोकसभा में बात की जाए तो लोकसभा संसद का बच्चों निम्न छोटा सदन है, अस्थायी है क्योंकि हर 5 साल में समाप्त हो जाती है, जनता का सदन कहलाया जाता है और सबसे पॉपुलर सदन भी है क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत की जनता के द्वारा होता है। और लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 545 हैं। और आपसे यदि पूछे अधिकतम कितने सीटें हो सकती हैं तो 550, कितने, 550 और 552 का कॉन्सेप्ट है, तो लेकिन उसका राइट आंसर होना चाहिए 550 क्योंकि 2 सदस्यों वाला जो ग्राफ था वो हटा दिया गया है। देन उसके बाद में अब लोकसभा के सदस्य चुनाव कौन करता है, तो भारत की जनता करती है। तो एक पिलर आपको ये समझ में आया होगा कि विधायक का क्या है, कौन कौन है इसमें, क्या क्या लोग काम करेंगे। और विधायक काम होता है कानून बनाना, तो कानून कैसे बनता है उस पर समझ लो। एक छोटा सा ग्राफ मैं यहाँ पे कानून बनाने पे समझा दूँ। देखो बच्चों, कानून बनाने के लिए क्या क्या काम करने पड़ते हैं, तो हमें सबसे पहले एक छोटा सा हमें क्या करना पड़ता है, एक प्रस्ताव लाना पड़ता है। मान लो इस तरह से कोई दस्तावेज आप लिखोगे, एक प्रस्ताव है, इसी प्रस्ताव की में वो सारी बातें आपने लिखी जो आप कानून बनवाना चाहते हो। उदाहरण के तौर पे मान लो जीएसटी का कानून बनाना है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो आप इस प्रस्ताव को लेकर जाओगे संसद में, कहाँ पर, संसद के अंदर, क्योंकि कानून बनता है संसद में। संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा होता है। दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों के द्वारा इसे पास कराने के बाद इस प्रस्ताव को, ये जो प्रस्ताव है ना संसद में जब जाता है तो इसको यहाँ पर बिल कहेंगे, और ये बिल दोनों सदनों से या विधेयक पास हो जाता है तो राष्ट्रपति ये पास, और राष्ट्रपति यदि इस पर अपने साइन कर देता है तब ये बिल यहाँ पर कानून बन जाता है, एक्ट। इस तरह से कानून बनाया जाता है बच्चों। क्या ये बात समझ में आ जाएगी यहाँ पे। तो कानून बनाने के लिए, तो ये हम कानून जब बनाने की प्रोसेस आएगी तो डिटेल में वहाँ सीखेंगे, अभी ये रफली यहाँ याद रख लेना। तो विधायक का काम आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं बात करने वाला हूँ किस पे, कार्यपालिका पे। देखो बच्चों, अगर हम बात करें सर कार्यपालिका के बारे में, तो भारत की जो कार्यपालिका है वो भी केंद्र सरकार की, तो कार्यपालिका ये दोहरी कार्यपालिका है, ड्यूल गवर्नेंस सिस्टम है। कैसी है, दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका। तो दोहरी कार्यपालिका का क्या मतलब है बच्चों, हमारे पास में जो कार्यपालिका है, जो गवर्न आपका एग्जीक्यूटिव है, तो इसमें आपके 2 तरह की कार्यपालिका होती है, एक टेम्परेरी होती है, एक परमानेंट होती है। मतलब आप ऐसा समझो, एक कार्यपालिका कैसी है, तो एक कार्यपालिका तो है सर टेम्परेरी, टेम्परेरी, जिसको आप एक तरह से कह सकते हो अस्थायी कार्यपालिका। कैसी, अस्थायी कार्यपालिका। ये वर्ड अस्थायी कार्यपालिका होती है एक, ठीक। और एक जो कार्यपालिका है बच्चों, तो एक कार्यपालिका होती है परमानेंट, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है इसको हम बोलेंगे स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका। ये दो,
तो अब आपके सामने एक बात ये तो याद ही रखनी है कि भारत में किस तरह की कार्यपालिका प्रणाली को अपनाया गया। तो भारत में दोहरी कार्यपालिका प्रणाली को अपनाया गया है, एक अस्थायी और एक स्थायी होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। क्या ये बात याद रख लेंगे। अब कौन सी टेम्परेरी होती है, कौन सी परमानेंट है, उसके बारे में जानते हैं। देखो जो यदि हमसे बात की जाए टेम्परेरी कार्यपालिका क्या है, तो ये समझ लेते हैं। तो इसमें एक शब्द आप जानते होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसको हिंदी में कहा जाता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या शॉर्ट में इसको हम कई बार कह देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कॉम। अक्सर आपने देखा होगा मोदी जी के लिए कि वो ये शब्द यूज़ करते हैं कॉम के बारे में, मंत्री परिषद कहते हैं कॉम, बट राइट, ये समझ लो। तो अस्थायी कार्यपालिका किसको कहा जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कहते हैं। अब सवाल ये है कि सर ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ये क्या है, अगर हमसे ये सवाल पूछा जाए कि भाई काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स है ये कार्यपालिका ये क्या होती है, ठीक है, तो ध्यान से समझो पहले इसके बारे में। मान लो, अब यहां से समझते हैं, सबसे टॉप पे यहां फ्रंट पे जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों का समूह है। ये क्या है, मंत्रियों का समूह। तो मंत्रियों के समूह को बोला जाता है मंत्री परिषद। अब कितने तरह के मंत्री होते हैं, तो एक होते हैं, सबसे देखिए कौन कौन से इसमें मंत्री आएंगे, तो एक आते हैं कैबिनेट मंत्री। सबसे फ्रंट पे कौन से होते हैं, कैबिनेट, एम का मतलब होगा मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर, हिंदी में भी लिखा जाएगा तो कैबिनेट मंत्री लिखा जाएगा, कैबिनेट मंत्री हो गए, ठीक। एक तो होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री, एक होते हैं बच्चों राज्य स्तर के मंत्री, स्टेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, हिंदी में बोलेंगे तो राज्य मंत्री होते हैं। नंबर थर्ड पे आते हैं हमारे पास में डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, हिंदी में बोला जाता है उप मंत्री, उप मंत्री। तो डायरेक्ट सवाल आएगा आपसे कि भारत में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, तो भारत में 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री। क्या ये बात जब बता देंगे आपसे, अगर मैं पूछूं कि बताइए अस्थायी कार्यपालिका की संज्ञा किसको दी जाती है, राज्यसभा को, लोकसभा को, मंत्री परिषद को या सचिवालय को, तो आप बोलेंगे मंत्री परिषद को। क्या ये बात समझ में आ गई। तो मंत्री परिषद क्या है, तो मंत्री परिषद है मंत्रियों का समूह, ठीक है, द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। कितने तरह के मंत्री हैं, 3 तरह के, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और आपके डिप्टी मिनिस्टर, उप मंत्री। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब इसके बारे में जानो। अब ये जो मंत्री हैं ये आते कहाँ से हैं, पहला कॉन्सेप्ट ये सिखाता हूँ मैं आपको। देखो बच्चों, हमारे पास में इधर आप देख पा रहे हो कि एक सदन है जिसका नाम है लोकसभा। कौन सा सदन है, लोकसभा। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस लोकसभा में जो भी पार्टी बहुमत में होगी, मेजॉरिटी जो पार्टी होगी, बहुमत पार्टी, इसको भी एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इसे रफ करता हूं पहले। अब समझो, ये है लोकसभा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, ये जो लोकसभा है यहां पे, इसी लोकसभा से, कलर चेंज कर लेते हैं, हम लेते हैं ये वाला, देखो यहां से, तो इसी लोकसभा से सदस्यों को क्या होता है, इसमें यहां पे चुना जाता है बच्चों। ये जान लीजिए, एक तरफ लिख रहा हूं मैं आपको उत्तरदायी,
उत्तरदायी, और एक तरफ लिखा हूँ मेजोरिटी पार्टी, मेजोरिटी पार्टी, बहुमत में सरकार या बहुमत सरकार, बहुमत सरकार या बहुमत पार्टी। सुनो, मुझे बताओ कि लोकसभा के बारे में आपने जाना कि सर लोकसभा में 545 सदस्य हैं जिनका चुनाव भारत की जनता करती है। तो लोकसभा में अलग अलग पार्टियां चुनाव जीत कर आती हैं, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, आप, इस तरह से, लाइक दैट इज। तो जो पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिलेंगी, अगर सरकार बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है कि सरकार तब बनेगी जब आपके पास में 50% जो टोटल सीटें, जैसे मान लो टोटल सीट कितना 545 है, तो 545 का 50% मान लीजिए 272.5, ये हो गया 50%। और यदि इससे 1+ इसका मतलब है कि यदि किसी पार्टी को 273 अगर सीटें मिल गई सिंगल पार्टी को, तो उस पार्टी की बनेगी सरकार, उसको कहा जाएगा मेजोरिटी पार्टी। तो जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसी पार्टी के सदस्यों को बनाया जाता है मंत्री। क्या बनाया जाता है? मंत्री। इसका मतलब है कि मंत्री परिषद में कहां से सदस्य चुनकर आते होंगे? लोकसभा से। जब चुनाव लोकसभा से होगा, बहुमत सरकार से चुने जाएंगे, बहुमत सरकार से चुने जाएंगे, जब यहां से चुने जाएंगे तो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी आता है कि आर्टिकल 75 का जो 3 है, इसमें लिखा गया कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। ये ग्राफ जब मंत्री परिषद पढ़ाऊंगा मैं अलग से, तब सीखेंगे, अभी फिलहाल ये बात जान लो। तो अब आपको ये पता चला कि सर भारत में जो कार्यपालिका है वो दोहरी कार्यपालिका है, डबल, एक अस्थायी और एक स्थायी और एक अस्थायी। जो अस्थायी कार्यपालिका है वो किसको कहा जाता है? मंत्री परिषद को। और मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3, कैबिनेट, राज्य और डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, राइट। कौन लोग हैं ये? सर ये सब MP हैं। ये कौन भी हैं? ये सब भी MP हैं। किस पार्टी के होते हैं? लोकसभा से। क्या सभी सदस्य लोकसभा के होंगे, राज्यसभा का नहीं होगा? ऐसा नहीं है। जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। जैसे कोई आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री कौन होता है, तो प्रधानमंत्री भी आपका कैबिनेट मंत्री होता है, सबसे बड़ा मंत्री होता है प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? लाइक दैट इज। कितने मंत्री होते होंगे इसके बारे में यहां से कभी कभी एक सवाल आता है, वो जो मैं आपको यहां बताने वाला हूं। देखो बच्चों, सन 2003 से पहले ऐसा कोई डिसाइड नहीं था कि कितने, लोकसभा में तो 545 हैं, राज्यसभा में 245 हैं, दोनों को जोड़ लूंगा तो 700 लगभग कितने हो जाएंगे? 245 790 हो जाएंगे। तो आप सोचिए 790 जितने भी ये सदस्य बैठेंगे कि इन सभी सदस्यों को मंत्री को ही बनाते हैं, कुछ लोगों को ही मंत्री बनाया जाता है। तो कितने लोगों को मंत्री बनाया जाए, कितने लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट की बात है। तो मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, यहां समझो। 91 देखो बच्चों, 91 मतलब 91। तो 91वां संविधान संशोधन होता, 91वां संविधान संशोधन। 91वें जो संविधान संशोधन हुआ था, कौन से वर्ष में हुआ था यदि ये पूछे तो सर ये 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। तो 91 संविधान संशोधन के माध्यम से एक प्रावधान यह कर दिया गया कि मंत्री परिषद की, इसके माध्यम से मंत्री परिषद की अधिकतम जो सदस्यता होगी, अधिकतम कितने % लोगों को मंत्री बनाएंगे? तो अधिकतम 15%, अधिकतम 15% और मिनिमम 12% लोगों को मंत्री। और ये इतने किसका परसेंट है? सर 91 अमेंडमेंट 2003 में हुआ, इसके माध्यम से यह कह दिया गया कि मंत्री परिषद में अधिकतम 15%, मिनिमम 12% लोग होंगे। लेकिन किसका है ये परसेंट? तो यह है लोकसभा का। लोकसभा, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे लोकसभा की टोटल सीटें हैं 545, इसको मान लो 100%। इस 100% का 15% सदस्य अधिकतम और मिनिमम कितना? 12। अब चाहो इसमें से सब के सब लोकसभा से सदस्य चुने जाएं या 2-4 सदस्य आप राज्यसभा से ले लीजिए, लेकिन लोकसभा का मैक्सिमम 15% लोगों को ही क्या बनाया जा सकता है? मंत्री परिषद का सदस्य। ठीक, ये बात समझ में आ गई। यहां पे एक बात और जान लो,
अब नेक्स्ट पॉइंट समझो। देखो बच्चों, अब ये क्या होता है, हमारे पास में दूसरा सदन आया था, कौन सा सर? दूसरा सदन आया हमारे पास में स्थायी कार्यपालिका। अब सर ये स्थायी कार्यपालिका क्या है? तो स्थायी कार्यपालिका के बारे में आप जानेंगे तो स्थायी कार्यपालिका कहते हैं ब्यूरोक्रेसी को। किसको कहा जाता है? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी हिंदी में कहा जाता है नौकरशाही। नौकरशाही, ये शब्द नहीं आएगा तो सचिवालय आएगा। यह शब्द क्या आ सकता है? सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय। केंद्रीय, क्योंकि केंद्र सरकार की बात चली तो केंद्रीय सचिवालय, लाइक दैट इज। ऐसे याद रख लेना। चलो, इसका मतलब अब एक बात तो आपको ये पता चली कि अस्थायी कार्यपालिका मंत्री परिषद को और स्थायी कार्यपालिका नौकरशाही या सचिवालय को कहा जाता है। अब सुनो, ये जो सचिवालय बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है ये जान लेंगे। तो सर ये बनाया जाता है मंत्री परिषद की को सलाह देने के लिए, यानी कि इनकी मदद करने के लिए। सलाह, हेल्प, किसकी हेल्प करने के लिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि एक तरह से कह देंगे तो मंत्रियों की मदद करने के लिए इन्हें बनाया जाता है। एक बात। दूसरा, इनको कौन नियंत्रित या कंट्रोल कौन करता है बच्चों? तो इनको जो कंट्रोल करने का जो कार्य होता है, तो कंट्रोल करने का काम होता है मंत्री परिषद का, तो ये इनको नियंत्रित भी करेंगे। नियंत्रित प्लस ये इनको चुनता कौन है? ये भी मंत्री परिषद डिसाइड करेगी। तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये सवाल अगर आपसे आ जाए तो ये मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी किसके प्रति हैं? मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी, इसका क्या मतलब हुआ? सर जितने भी नौकरशाही या सचिवालय, पहले सर सचिवालय समझाओ, समझ में नहीं आया। सुनो, जैसे कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे तो ये जो मंत्री होते हैं, इन कैबिनेट स्तर का जो भी मंत्री होगा, इस मंत्री का बनाया जाता है पीए, जिसको आप नॉर्मल में सचिव कहते हो, सेक्रेटरी। ठीक, तो आप जैसे कैबिनेट स्तर का जो बनेगा, जैसे कैबिनेट स्तर का कोई मंत्री, उदाहरण के तौर पे अमित शाह क्या हैं, वो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, तो इन कैबिनेट स्तर के मंत्री का हम क्या बनाएंगे? इनका एक कैबिनेट सेक्रेटरी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, ये केंद्रीय, ये कैबिनेट सचिव। ठीक है, तो कैबिनेट जो सचिव होंगे ये होता कौन है? तो ये कोई एक आईएएस होगा जो 30 वर्ष तक यह जॉब कर चुका होगा, आईएएस रैंक अधिकारी। उसी तरह से राज्य मंत्रियों के लिए भी क्या बनाए जाएंगे? सचिव बनाए जाएंगे। ये भी कौन होंगे? सर आईएएस रैंक के अधिकारी होंगे। उसी प्रकार से जो डिप्टी मिनिस्टर्स होंगे, सर इनके भी सचिव बनाए जाएंगे। ठीक, तो इन सचिवों का समूह ही क्या कहलाएगा? सचिवालय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सचिवालय। और यही सचिवालय क्या है बच्चों? यही हमारा है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, लगभग समझ में आया यहाँ पे। ठीक, चलिए, तो आपने यह सीख लिया बच्चों किसके बारे में? केंद्र सरकार के बारे में। तो ये केंद्र सरकार के बारे में एक बहुत ही डीप डेटा हो गया। फिर सर न्यायालय की यदि बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह ये सब क्या है? ये न्यायालय हो जाएंगे। ठीक है, और यदि हम बात करें किसकी बच्चों, तो ये हो गया हमारा न्यायालय हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। और पत्रकारिता मतलब है मीडिया की बात चल रही है जनरली। तो मीडिया सरकार का कैसा पिलर होता है? अस्थायी। तो मीडिया मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको। और न्यायपालिका ये आगे टॉपिक आएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, जब हम भाग नंबर 5 पढ़ेंगे वहाँ जाके हम न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे। तो आपने सीखा सरकार में जर्नली तो सरकार के 4 पिलर होते हैं। चारों पिलर के बारे में मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर लिया हूँ। तो आज की क्लास में केंद्र सरकार के बारे में इतना ही रहने देंगे। अगर आपको इतना ग्राफ समझ में आ जाएगा तो जब हम आगे स्टडी करेंगे तो उनको समझने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।